जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, सो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे ही हम इस चैप्टर में एंटर करते हैं तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश होता क्या है एंड इसके कितने प्रकार होते हैं एंड आवेश के बारे में सम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बोल सकते हो आप, वो होते हैं जिनको इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना एंड वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें एंड फटाक से फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एक बार और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार के बारे में। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चार्ज बोलते हैं। ओके, अब भैया समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो पदार्थ का वैसा गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर, पदार्थ का वैसा गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर उस पदार्थों में आकर्षण या विकर्षण का गुण विकसित हो जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण डेवलप हो जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। अब भैया डेफिनेशन से तो ज्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं होगा, मैं समझ सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं यहाँ पे सही तरीके से, सही वे के साथ। तो डोंट वरी, वीडियो पे एंड तक बने रहना, ठीक है। वीडियो को छोड़ के आप सभी को कहीं जाना ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप सभी ध्यान से समझो, पदार्थ का वैसा गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर उन पदार्थों में आकर्षण या विकर्षण का गुण विकसित हो जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने दो वस्तु लिए। ओके, अब इन दो वस्तु को मैं क्या करता हूं जी, आपस में रगड़ता हूं। ओके, आपस में रगड़ता हूं या फिर प्रेरण कराता हूं। तो आपस में रगड़ने पे या फिर प्रेरण कराने पे अगर इसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा तो फाइनली भैया मैं इसे बोल सकता हूं कि ये वस्तु जो है वो आवेश है, ये वस्तु चार्ज है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आकर्षण या विकर्षण का क्या मतलब होता है। आकर्षण मतलब एक दूसरे को मतलब आकर्षित करना। जैसे आप सभी ने देख रखा होगा मैग्नेट को, चुंबक को आप सभी ने देख रखा है कि लोहे से बनी जो भी चीजें होती है उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ओके, तो आकर्षण मतलब वही हो गया, आकर्षित करना। और विकर्षण का इंग्लिश होता है भैया रिपल्शन, राइट, चीजों को रिपेल करना, यानी कि एक दूसरे से दूर भेजना। समझ रहे हो? बाकी और भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। ओके, बाकी आप सभी ने आवेश के बारे में तो समझ लिया कि भैया आवेश होता क्या है। अगर मैं किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ूं या फिर प्रेरण कराऊं तो अगर उस वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा तो वो भैया वस्तु हमारा आवेश कहलाएगा। बाकी आवेश के बारे में अभी और हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। बस आई होप कि आप सभी वीडियो पे लास्ट तक बने रहोगे। ओके, अब आवेश के बारे में कुछ चीजें बात करते हैं कि जैसे हमारा जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है, ठीक है। आवेश क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कौन सा अदिश राशि है। ओके, और ऑप्शन में आपको आवेश भी दे सकता है, तो आपको आवेश टिक करना होगा कि हाँ जी भैया जो आपका आवेश है वो अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब भैया आवेश का मात्रक तथा बीमा के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है एंड बीमा क्या होता है। ओके, अब भैया अगर हम लोग बात करें मात्रक के ऊपर, ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी की दो मात्रकें होती है, ठीक है। आई मीन कि जो आपका मात्रक होता है वो भैया एक होता है एसआई मात्रक, ओके, और दूसरा होता है सीजीएस मात्रक, आई मीन सीजीएस यूनिट। ओके, तो भैया ध्यान से समझना कि चार्ज का यानी कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो आपका आवेश है ना, आवेश है जो आपका चार्ज है, उसका एसआई मात्रक होता है जी कूलम्ब। क्या होता है? एसआई मात्रक इसका होता है कूलम्ब, ठीक है, एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। ओके, और जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है ईएसयू। ओके, ईएसयू स्टैंड फॉर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और आप सभी समझ गए कि जो आपका आवेश होता है उसका एसआई मात्रक आपका कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग बेसिकली सी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं जी? सी से डिनोट करते हैं। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है आवेश का वो होता है ईएसयू। ओके, तो भैया यूनिट का तो गेम यहाँ से खत्म हो गया। और एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे चीजों को मैं लिख दूं ताकि बेहतर समझ में आए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन चीजों का, ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो जी, तो हमने समझ लिया कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है कूलम्ब, ठीक है, वो होता है कूलम्ब। ओके, जिसे बेसिकली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो आपका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस मात्रक होता है, वो आपका होता है ईएसयू, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक चीज ध्यान देना, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है।
एक कूलम बराबर कितना होता है जी, तो एक कूलम बराबर कितना ESU होता है, ठीक है, तो एक कूलम बराबर आपका होता है 3 गुने 10 का पावर 9 ESU। ओके, चलो जी, अब हमने मात्रक के बारे में तो सही से समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं बीमा की, आई मीन डायमेंशन की। तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आवेश का, आई मीन चार्ज का। ओके, तो जो आवेश का बीमा होता है, ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं बीमा के ऊपर। तो आवेश का बीमा होता है, बेसिकली आवेश का फॉर्मूला तो हम लोग अभी आगे चल के देखने वाले हैं, तभी मैं बीमा के बारे में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल रहने देते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। आवेश का जो बीमा होता है वो होता है AT, क्या होता है जी, AT, ठीक है, बाकी आगे चल के देखेंगे कि AT कैसे होता है, बिकॉज जब तक हमें आवेश का फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक हम इसका बीमा नहीं फाइंड कर सकते, राइट। तो बेसिकली समझ जाओ यहाँ से, जो आवेश का बीमा होता है वो होता है AT, या फिर कहीं कहीं जगहों पे IT भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, AT IT दोनों ही आपका आवेश का बीमा है। ओके, चलो जी, तो हमने डिस्कस कर लिया कि आवेश होता क्या है, आवेश के डेफिनेशन के ऊपर हमने चर्चा कर लिया, आवेश के बारे में एक पॉइंट जान लिया कि जो आपका आवेश है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आवेश का मात्रक तथा बीमा के ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया सही तरीके से। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। ओके, चार्ज के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम लोग देखते हैं, जिन्हें हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझना चीजों को। सो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि पदार्थ के मौलिक कण ही आवेश होते हैं, राइट। अब भैया यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे पदार्थ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था परमाणु, क्योंकि पदार्थ के मौलिक कण नहीं होते, परमाणु के मौलिक कण होते हैं, एटम के होते हैं। ओके, अब भैया परमाणु के मौलिक कण ही आवेश होते हैं, इसका क्या मतलब, इससे मेरे को चीजें क्लियर नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ध्यान से समझो। यहाँ पे परमाणु के मौलिक कण ही आवेश होते हैं। भैया परमाणु के मौलिक कण कौन होते हैं, यही तो होते हैं आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके प्रोटॉन है, यही तो आपके परमाणु के मौलिक कण है, राइट। तो आपका कहना है क्या मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं यही आवेश होते हैं। जी हाँ, सही पकड़े हो। सो यहाँ पे ये चीज कैसे पॉसिबल हो भैया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही चीजें कि आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। कि जो परमाणु है ना, परमाणु के मौलिक कण ही आवेश होते हैं, आई मीन कि जो इलेक्ट्रॉन हो गया, जो आपका प्रोटॉन हो गया, यही आपके आवेश होते हैं। वो कैसे, आगे चल के हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले इसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब आप बहुत 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। बाकी अभी आप 12th में हो तो अभी तो प्रो लेवल की चीज़ें करनी है ना, तो ये सब बेसिक चीज़ें होगी कि हाँ जी भैया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा कि परंतु परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। अब ये क्या मतलब हुआ भैया, पहली लाइन से मुझे डाउट थी, दूसरी लाइन में आपने और डाउट मेरे को क्रिएट कर दिया मेरे माइंड में, ठीक है। ए भाई शांत रहो, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया जैसे यहां पे तो आपने समझ गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, यही हमारे आवेश हैं। ओके, अब अगला लाइन क्या है कि परंतु परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोई भी एटम पे, किसी भी परमाणु में जो आपका कुल आवेश होता है, जो आपका नेट चार्ज होता है, वो भैया शून्य होता है, 0 होता है। ओके, चलो जी, अब अगला लाइन क्या कहता है, अगला लाइन थोड़ा समझ लेते हैं इसके व्याख्या के बारे में, नामकरण के बारे में। तो विद्युत आवेश की जो व्याख्या है 1600 ईस्वी में किसने करी थी, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था 1600 ईस्वी में विद्युत आवेश की व्याख्या। ओके, अब भैया अगला लाइन क्या कहता है कि आवेश का नामकरण 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। भैया कंफ्यूज मत होना, यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे आवेश का नामकरण हुआ था 1750 ईस्वी में कि हाँ जी भैया ये जो चीज है ना, इसका नाम हम लोग आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं। तो यहां से 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया था। ओके, अब यहां पे क्या है, यहां पे 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश की व्याख्या करी थी, मतलब विद्युत आवेश के बारे में बताया था लोगों को, ठीक है। ओके जी, अब फॉर्मूला ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका आवेश होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं भैया क्यू से, या फिर छोटा क्यू, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है कि भैया इन्हें कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू किस चीज से मैं डिनोट करूं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों क्यू से आप चार्ज को डिनोट कर सकते हो। ओके, अब यहां पे ध्यान से समझो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का। तो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है भैया, Q बराबर NE। क्या होता है जी, Q बराबर NE, यही आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है। जहां पे N क्या है, देखो E को तुम इलेक्ट्रॉन समझ रहे होगे, राइट, लेकिन E आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपको गलती नहीं करना है। मैंने क्या बताया कि Q बराबर NE आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब भैया Q तो आप सभी को पता है कि Q हमारा क्या है जी, चार्ज है, Q हमारा चार्ज है। N है यहाँ पे आप सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भैया एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो भैया ई क्या है फिर, ई आपका यहाँ पे है फंडामेंटल चार्ज। क्या है जी, फंडामेंटल
चार्ज। ओके, फंडामेंटल चार्ज, जो आपका ई है ना वो फंडामेंटल चार्ज है। ओके, और जो ई की वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू यानी कि जो आपका फंडामेंटल चार्ज है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, जो कि वैल्यू है 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम। ओके, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे। ओके जी, तो भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था Q बराबर N, तो जो N की वैल्यू है ना वो हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। ऐसा नहीं कि N का वैल्यू -16 ले लो, N का वैल्यू तुम 2.3 ले लो, नहीं, गलत है, ये सब चीजें गलत हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपसे कि हाँ भैया N का जो मान है वो क्या होना चाहिए, तो एक रियल नंबर होना चाहिए। ऑप्शन में दे देगा भैया 3, 4, 3.1, 6, मतलब बताना है आपको कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो N की जगह पॉसिबल नहीं है। तो 3.1 बिकॉज एक रियल नंबर नहीं है, तो क्योंकि N तुम ऐसा सुने होगे ना कि भैया 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा सुना है क्या? 3.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं सुना ना। तो भैया यही चीज़ है, आपका जो N की वैल्यू होनी चाहिए वो एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो आपने समझ लिया कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N। Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है, Q के बराबर तुम जानते हो, Q को हम IT लिख सकते हैं। ओके, तो IT बराबर N, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो चीज़ों को। ओके दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेश के प्रकार के ऊपर, कि टाइप ऑफ चार्ज, आई मीन वही होता है ना कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रकार के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एंड क्या यहाँ पे केसेस होती है, क्या सीन होता है यहाँ पे, वो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपका धन आवेश, दूसरा आपका ऋण आवेश। इंग्लिश में अगर बात करी जाए तो धन आवेश को इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और ऋण आवेश को इंग्लिश में हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझो कि जो आपका धन आवेश होता है इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं पॉजिटिव, जो आपका ऋण आवेश होता है इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं नेगेटिव। ओके, तुम तो बोलोगे अरे यार ये तो बचपन वाली चीज़ें हो गई, फिर ये तो वो पढ़ रखे हो आप सभी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि धन आवेश की केस कब होगी, कोई वस्तु पे धन आवेश कब आएगा और कोई वस्तु पे ऋण आवेश कब आएगा, ये आप मुझे बता देते भैया। अरे तो मैं बताने के लिए हूँ, तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना कि धन आवेश वाली केस कब आपको देखने को मिलेगी और ऋण आवेश वाली केस आपको कब देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला, अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है, आई मीन इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो तुम कहोगे कि हाँ भैया अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो पक्का इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिस वस्तु में, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को खोकर या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ऐसा भी बोल सकते हो, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, और उल्टा केस ऋण आवेश के लिए कि कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो सिंपल सा बात है, ग्रहण मतलब किसी और वस्तु से इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है, अपने अंदर समाहित करता है। ओके, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे बढ़ोतरी होगी इलेक्ट्रॉन की, राइट, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी ना। ओके, तो अगर कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें, तो भैया ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि इस वस्तु पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपका ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये चीज तो आप समझ गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बार ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मेरे पास ए और बी करके दो वस्तु हैं, ए और बी करके मेरे पास दो वस्तु हैं। इसमें भैया पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या करता हूं कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं। तो सिंपल सा बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे फिर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड इस 5 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बी को दे दिया। अब मुझे बताओ कि भैया यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई। तो तुम मुझे बताओगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो तुम बोलोगे भैया ये जो ए है ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस पे भैया आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और बी क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा भैया, इस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, आई मीन कि ये आपका ऋण आवेशित हो जाएगा। तो क्लियर है, आई थिंक, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गई होगी चीजें कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होती है। ओके जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, सिमिलर चार्ज रिपल्सन एंड डाई सिमिलर चार्ज अट्रैक्शन। आप मुझे बोलोगे अरे अरे भैया इस लाइन को पढ़ के तो मेरे अंदर सस्पेंस क्रिएट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि सिमिलर चार्ज रिपल्सन डाई सिमिलर चार्ज अट्रैक्शन। मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आप मुझे क्लियर करो। ओके जी, मैं क्लियर करता हूँ आपको। यहाँ पे इसका मतलब ध्यान से समझ, सिंपल वे में समझ जाओगे। देखो
सिमिलर चार्ज का मतलब सेम सेम चार्ज। सेम सेम चार्ज के भैया दो कंडीशन बन सकते हैं, चाहे तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव नेगेटिव, राइट। सिमिलर चार्ज सेम सेम चार्ज के यही तो दो कंडीशन बन सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि अगर तुम सेम चार्ज को, मतलब सेम चार्ज कहने का मतलब कि अगर तुम पॉजिटिव पॉजिटिव को या फिर नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ने के लिए, एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बोलेंगे भाई तुम मेरे पास मत यार, तू दूर जा मेरे से, भाग भाई जल्दी भाग, तू निकल यहां से, मेरे से तुम दूर जा, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे, यानी कि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी जी, रिपल्सन होगी। ए बोलेंगे भाई तू मेरे से दूर जा, ये बोलेगा भाई तू मेरे से दूर जा, समझ लो। सेम केस माइनस वाले के साथ, ए भी एक दूसरे को आपस में आने नहीं देंगे, ठीक है। ये इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा, तू भाई तू निकल, ये बोलेगा भाई तू निकल यार, मैं क्यों निकलूं, तू निकल पहले, समझ रहे हो। तो भैया जो सिमिलर चार्ज होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, ठीक है। ओके जी, अब डाई सिमिलर की भी बात कर ली जाए। डाई सिमिलर में आपके यही दो केसेस हो सकते हैं, बड़ा बड़ा नहीं करना है, सेम सेम करना है, ओके। आपका पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, यही तो है डाई सिमिलर, सेम सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, या फिर माइनस प्लस कर लो तुम, ठीक है, दो बना लो इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, आकर्षण, ठीक है। यानी कि ये बोलेंगे भाई तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, समझ रहे हो चीजें, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो। तो ये जो डाई सिमिलर वाली चीजें होती है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो। और जो सिमिलर वाली चीजें होगी उनके बीच में रिपल्सन होगा। क्लियर है चीजें, इजी है भाई। आवेश के गुणधर्म की बात कर ली जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, आवेश के बारे में, आवेश के जो भी गुण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, राइट। आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। अब भैया क्यों होते हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बट इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आवेश योगात्मक क्यों होते हैं। जैसे अगला पॉइंट है कि आवेश हमारा क्वांटिवीकृत होता है, आवेश हमारा संरक्षित होता है, ये तीन हमारे प्रॉपर्टीज हैं आवेश के, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, ओके। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आवेश आपके योगात्मक क्यों होते हैं। बिकॉज जो आपका आवेश है ना, वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जो आपका आवेश है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसकी वजह से यह बीजगणित के योग नियम का पालन करता है, जिसके वजह से हम इसे आपस में जोड़ सकते हैं इस तरीके से, ओके, समझ गए। बाकी डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। जैसे एक थर्ड है आपका कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होने का क्या मतलब कि भैया ना तो तुम आवेश को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर तुम्हारा नेट चार्ज जीरो होता है। तो भैया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तीन टॉपिक के ऊपर कि आवेश योगात्मक होते हैं तो क्यों होते हैं, आवेश आपके क्वांटिवीकृत होते हैं तो क्यों होते हैं, आवेश आपके संरक्षित होते हैं तो क्यों होते हैं। ये सब क्वेश्चन करे जाते हैं 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में, ओके। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक बार मैं बता दूं वापस से कि हमने आज के इस वीडियो से हमने क्या क्या गेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा आवेश के बारे में, आवेश का डिफिनेशन समझा, देन उसके बाद सही तरीके से चीज़ों को समझा आवेश के बारे में। आवेश के बारे में कुछ पॉइंट समझे, जैसे कि आवेश आपका अदिश राशि होता है, आवेश का मात्रक एवं बीमा समझा, ओके। और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज, ये भी समझा कि आवेश के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने कवर किया, ओके। फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है वो हमने समझा। आवेश के प्रकार के बारे में डिटेल में चर्चा करा, कुछ पॉइंट थे आवेश के प्रकार के बारे में, उसमें भी चर्चा करा। एंड फाइनल दोस्तों लास्ट में हमने आवेश के गुणधर्म के बारे में समझा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं, ओके। चलो जी, तो यहाँ तक अगर आप सभी आ गए हो तो थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है। और अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में शेयर कर दो, चाहे वो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस दोस्तों में शेयर करो। एंड उन्हें बताओ कि अगर भैया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2026 में है, ठीक है, जिनका आप जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई है, जो आपके बहन है, जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में है, उन्हें बोलो कि फिजिक्स वाले भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट क्लास 12 के लिए सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्लीज़ तुम इन्हें सब्सक्राइब कर लो, बताओ अपने दोस्तों को इसके बारे में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड कुछ और ज़्यादा मेरे से पर्सनल कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ आप सभी, ओके। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय आप सभी को।